बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नेफ्रोलॉजी पास्ट एससीक्यूज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर किसी पेशेंट को सोर थ्रोट की हिस्ट्री है और उसको 1 से लेकर 3 दिन के बाद हीमोचूरिया हो रहा है तो आपने आईजी या नेफ्रोपैथी को ऊपर रखना है। लेकिन अगर 1 से लेकर 3 हफ्तों के बाद हीमोचूरिया आ रहा है तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इसमें आपको नेफ्रेटिक सिंड्रोम के फीचर्स मिलते हैं लाइक हीमोचूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, हीमाचूरिया, आरबीसी कास्ट, प्रोटीन यूरिया जो कि 3 से कम का होता है और एडीमा देखने को मिलता है। और हिस्ट्री मिलेगी आपको स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन की 1 to 4 वीक्स आफ्टर द सोर थ्रोट है, जिसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर 1 से लेकर 2 दिन के बाद हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या जीआईटी के इन्फेक्शन के बाद तो वो बल्जर डिजीज होता है या आईजी नेफ्रोपैथी होता है। जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ये थ्रोट इन्फेक्शन के 2 हफ्तों के बाद होता है या स्किन इन्फेक्शन के 6 वीक के बाद देखने को मिलता है। ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से देखने को मिलता होता है। और इसमें क्या-क्या चीज़ें करवाते हैं आप, सीबीसी कराओगे, ईएसआर, सीआरपी है जो कि एक्यूट फेज प्रोटीन है, और जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो कौन-कौन सी होगी, आरएफटी कराओगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होगा, कॉम्प्लीमेंट C3 C4 कम होंगे, सोर थ्रोट के इन्फेक्शन में एएसओ का टाइटर बढ़ जाता है और स्किन के इन्फेक्शन में एंटी डीएनएसबी का लेवल बढ़ जाता होता है। अब यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ओलिगोयूरिया मिलेगा और हीमोचूरिया मिलेगा, जिसको बोलोगे स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आरबीसी कास्ट या डिसमॉर्फिक आरबीसी होगा। वंस अगेन किडनी की इमेजिंग करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करोगे एंड द कंफर्मेशन टेस्ट इज रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी को आप 3 में डिवाइड करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या मिलेगा आपको, ग्रैनुलर पैटर्न मिलेगा आईजीजी का और C3 का। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें न्यूट्रोफिल्स आएंगे और कॉम्प्लीमेंट्स और आईजीजी की डेपोजिशन होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट होगी सब एपिथेलियल सरफेस के ऊपर, जिसको बोलते हैं सब एपिथेलियल हम्स। ओके क्लियर। अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपके सपोर्टिव और स्पेसिफिक होती है। याद करना, पीरियड में जब भी कोई मैनेजमेंट लिखनी है 2 हेडिंग बनानी है, सपोर्टिव एंड स्पेसिफिक। सपोर्टिव में बेड रेस्ट है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना एंटीबायोटिक से, स्टार्ट रिस्ट्रिक्शन है अगर प्रोटीन यूरिया, ठीक है। स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। स्पेसिफिक में आपने डायूरेटिक्स देनी है कॉम्प्लिकेशन के लिए, ठीक है। और अगर प्रोटीन यूरिया हाइपरटेंशन है तो आपने एस इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने हैं। और वॉल्यूम स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए आपको डायलिसिस की जरूरत भी पड़ जाती होती है, वरना अदरवाइज जो ट्रीटमेंट होता है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, वो क्या होता है, वो मेनली सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है। क्लियर। वो क्या होता है, सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है। सही है। एंटीबायोटिक आपने मेन दे दिया है, बेड रेस्ट दे दिया है, प्रोटीन की, सोडियम की, पोटेशियम की और फास्फोरस की रिस्ट्रिक्शन करनी है डाइट में, फ्लूइड की भी रिस्ट्रिक्शन करनी है, और आपने एस इनहिबिटर और एआरबीज देने हैं एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर, और एंटीबायोटिक्स आप ऐड कर दोगे। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मॉर्निंग पफिनेस है, डेट मीन्स रीनल डिजीज है, वॉमिटिंग भी हो रही है, पल्स देखो ठीक है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा हुआ है, प्रोटीन यूरिया और ब्लड भी आ रहा है, यानी नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। क्या क्या डिफरेंशियल हो सकते हैं, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आईजी वास्कुलाइटिस। आईजी वास्कुलाइटिस को बल्जर नहीं बल्कि हिनोशोलिन परपरा कहते हैं। आईजी नेफ्रोपैथी इसको बल्जर डिजीज कहते हैं, या मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। मैंने आपने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के हवाले से लिखना है, ठीक है। इसके अलावा एलपोर्ट सिंड्रोम भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम करवाता होता है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके अच्छा, एविडेंस ऑफ प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, कैसे पता लगेगा, आप ईएसओ सबसे पहले आप थ्रोट स्वैब कराओगे कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। नंबर 2 ईएसओ का टाइटर करा लोगे। नंबर 3 स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट है, जिसमें आप एंटी डीएनएसबी और एंटी ईएचटी का लेवल देखते होते हैं। तो कौन कौन सी हो गया, थ्रोट स्वैब, रेस्ट ईएसओ और एंटी डीएनएसबी है। ये तीनों किसके लिए होते हैं, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। सही है। अब क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। अब वही कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए हम दवाइयाँ दे रहे थे। लाइक क्या-क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी हो जाता है, दैट इज़ व्हाई आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करनी है। एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, दैट इज़ व्हाई आपने डायलिसिस या डायूरेटिक इस्तेमाल करनी है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, वंस अगेन इसके लिए भी डायूरेटिक इस्तेमाल करते होते हैं। इसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैसिव या हैवी प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, हैवी 3.5 से ज़्यादा देखने को मिलता है। एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा जिसकी वजह से प्लूरल एफिजन होगी, एसाइटिस हो जाएगा, गामा ग्लोबुलिन्स कम हो जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और जनरलाइज्ड एडीमा होता है। दैट मीन्स कि कहाँ से स्टार्ट होगा, फेस से स्टार्ट होगा, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा। हाइपरलिपिडीमिया और लिपिडूरिया भी आपको देखने को मिलता होता है, तो ऑलमोस्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता होता है, और एसाइटिस भी हो जाती है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अब चूंकि इसमें गामा ग्लोबुलिन्स यूरिन में लॉस हो रही है तो इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक सेलुलाइटिस है, पैरोटिनाइटिस है, निमोनिया हो सकता है,
इसके अलावा एंटीथ्रोम्बिन यूरिन में जा रहा है तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोवोलीमिया और हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया भी आपको देखने को मिलता होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम अडल्ट में मेम्ब्रेनस होता है और बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? यूरिन एग्जामिनेशन कराओगे, सेम मेडिसिन वाली लिखी हुई है कि यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करा लोगे जिसमें आपको 3.5 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? यूरिन एनालिसिस करवा लिया जिसमें आपको +3 से +4 प्रोटीन मिल गया। 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन करा लिया जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 3.5 ग्राम से प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीनल अल्ट्रासाउंड करा लोगे, उसमें किडनी का साइज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? और रीनल बायोप्सी करा लोगे कंफर्मेशन के लिए। क्या मिलेगा रीनल बायोप्सी में? मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर ना ही लाइट माइक्रोस्कोपी में कुछ मिलेगा, ना ही इम्यूनोफ्लोरेसेंस में मिलेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर जो फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट है उनकी इफेसमेंट देखने को मिलती है। इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स होते हैं। क्लियर? अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है। रेमिशन, स्टेरॉइड डिपेंडेंस और फ्रीक्वेंट रिलैप्स कैसे डिफाइन करते होते हैं? अब रेमिशन के अंदर क्या होता है कि अगर यूरिन के अंदर डिपस्टिक टेस्ट करते हैं +3 या +4 प्रोटीन को देखने के लिए, अगर वो 0 पे चला जाए, 0 से लेकर ट्रेस पे चला जाए 3 कंसेक्टिव दिन तक और एडिमा भी खत्म हो जाए और एल्ब्यूमिन भी 3.5 तक नॉर्मल हो जाए। क्लियर? तो क्या-क्या चीज़ें हैं? सारे प्रोटीन से रिलेटेड है, ठीक है? नंबर 1, यूरिन में प्रोटीन आना बंद हो जाए 3 दिन तक। नंबर 2, प्लाज्मा की एल्ब्यूमिन 3.5 तक चली जाए और नंबर 3, एडिमा ठीक हो जाए। नंबर 2, स्टेरॉइड डिपेंडेंट है। स्टेरॉइड डिपेंडेंट का मतलब है कि ठीक हो गया, ये उस वक़्त होता है जब पेशेंट यूजुअली स्टेरॉइड पे, यानी अगर स्टेरॉइड की डोज़ को थोड़ा-सा भी नीचे करेगा या स्टेरॉइड को छोड़ेगा तो विदिन द 2 वीक्स आपको स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। और फ्रीक्वेंट रिलैप्स का कब डिफाइन करते होते हैं? जब स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है 12 महीनों में या 1 साल में रिलैप्स हुआ है फॉर मोर देन 4 टाइप। ओके, रिलैप्स यानी वापस आ गया 4 टाइप्स। रिलैप्स आपने 4 से रट्टा मार लेना है। ये 6 महीनों में 2 टाइम्स आ गया तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? एसबीपी। एसबीपी कब लेवल करोगे? कोई भी पेशेंट है जिसको एसाइटिस है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, अगर उसमें फीवर, एब्डोमिनल पेन, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन आ रही है तो आपने एसबीपी लेवल करना होता है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली इन्वेस्टिगेशन लिखनी है। लाइक यूरिन एनालिसिस के अंदर +3 से +4 प्रोटीन होती है। 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3.5 से ज़्यादा प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। और रीनल अल्ट्रासाउंड में आपको इनलार्ज किडनी देखने को मिलती है। एसबीपी के लिए स्पेसिफिक क्या है? सीबीसी कराओगे, ल्यूकोसाइटोसिस होगा। डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करोगे, एसाइटिस फ्लूइड की एग्जामिनेशन करोगे तो आपको क्लाउडी टर्बिट मिलेगा। न्यूट्रोफिल 250 से ऊपर होगे, ई कोलाई का कल्चर मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसबीपी अडल्ट में ई कोलाई है लेकिन बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। अब क्या मैनेजमेंट होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मैनेजमेंट डिफरेंट है और एसबीपी की मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। लाइक एसबीपी के अंदर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। आईवी सीफोटैक्सिम है, फिर पिपारसिलिन टेज़ोबैक्टर देते हैं और साथ में आप आईवी एल्ब्यूमिन भी ऐड करते होते हैं। और प्रिवेंशन के लिए या प्रोफिलैक्सिस के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन है। जबकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हाई डोज स्टेरॉइड होते हैं, प्रेडनिसोलोन आ जाता है और साथ में साइक्लोफॉस्फेमाइड है। ये तो इस चैप्टर का पूरा क्रक्स है क्योंकि आपने प्रेडनिसोलोन और साइक्लोफॉस्फेमाइड देने हैं। इसके अलावा अगर प्रोटीन यूरिया है, एडीमा है, हाइपरटेंशन है तो उसके लिए आप एस इनहिबिटर एआरबीज ऐड कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तो एंटीकोगुलेंट ऐड कर लोगे। अगर कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, स्टैटिन्स है, विटामिन डी है, उसके साथ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दोगे इन्फेक्शन के केस में। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। सही है? एसबीपी का सवाल ऐसे एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। ओके, ये भी अच्छे से हो जाएगा हमारा। ऑलमोस्ट 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 एसबीपी भी हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 है ना? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पैरी और वाइटल एडिमा डायबिटीज रीनल डिजीज है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन 1 वीक अगो हुआ है। ओके, 1 हफ्ता पहले हुआ है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, सही है। लेकिन और कोई हिस्ट्री रिमार्केबल नहीं है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता, हीमाचूरिया होता तो हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में जाते। ये सिंपल केस है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। लैब इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? यूरिन एनालिसिस कराओगे, +3 से +4 प्रोटीन मिलेगी। इसके बाद 24 आवर यूरिनरी एग्जामिनेशन कराओगे, क्या मिलेगा आपको? 24 यूरिनरी एग्जामिनेशन में 3.5 से ग्राम से प्रोटीन ज़्यादा होगी। ओके, यूरिन एनालिसिस के अंदर माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या मिलता है? आपको फैटी कास्ट देखने को मिलती है। बाकी रीनल बायोप्सी करा लोगे। रेडियोलॉजिकल के अंदर सीटी स्कैन, केयूबी, किडनी यूरेटर ब्लैडर, एमआरआई और आईवीयू, इंट्रावीनस यूरोग्राफी करा देते होते हैं। इसके बाद चलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है। इसको डायग्नोस करने के लिए आपको 10 की पावर 5 ऑर्गेनिज्म चाहिए पर ml ऑफ फ्रेश मिड स्ट्रीम यूरिन है। और मोस्ट कॉमन काज आपको पता है कि ई कोलाई होता है। इसके अलावा निमोनिक है, कीप्स, के से क्लैप्सिला, ई से ई कोलाई, ई से आपका नहीं बल्कि एक ही ई है वैसे। ई से एंटीरोबैक्टर भी बनता होता है, ठीक है। और पी से आपका सूडोमोनास है और एस से हो जाएगा आपका स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस है। क्लियर? तो कीप्स है, कीप्स, क्लैप्सिला, ई कोलाई, एंटीरोबैक्टर है,
पीस है सूडोमोनास और प्रोटीज है, और एस स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस होता है। ठीक हो गया। उसके मोस्ट कॉमन जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है वो वेजिको यूरिटरी रिफ्लक्स होता है। क्लियर। या शॉर्ट यूरिथ्रा फीमेल्स में होता है, उसकी वजह से भी यूटीआई देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। अब यूटीआई को ना आप दो में डिवाइड कर दो, सिस्टाइटिस में और पायलोनेफ्राइटिस में। जो सिस्टाइटिस होता है उसमें आपको फीवर नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको डिसयूरिया देखने को मिलता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बढ़ जाती है और सुप्राप्यूबिक पेन होता है। जबकि पायलोनेफ्राइटिस में फ्लैंक में पेन होता है, फीवर होगा, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो क्या क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट है? फीवर है, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन है, एन्यूरेसिस है, एन्यूरेसिस ठीक है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन है। इसके बाद डिसयूरिया है, डिसयूरिया का कैसे पता लगेगा? मिक्चुरेशन पे हो रहा होगा, अर्जेंसी होगी, और न्यू डेट्स में आपको जॉन्डिस और लेथार्जी भी देखने को मिल सकता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में आओ, देखो फीवर है, वॉमिटिंग है और डिसयूरिया हुआ है। ओके, और इसको सिमिलर एपिसोड पहले भी हो चुकी है, और बेबी इज नॉट सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है, सर्कमसी हुई। यूटीआई के वंस अगेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आप कह सकते हो, पुअर हाइजीन से रिलेटेड है। तो ये क्या होगा? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं? लाइक फीमेल्स में शॉर्ट यूरिथ्रा की वजह से देखने को मिल सकता है, पुअर हाइजीन है, कॉन्स्टिपेशन है, इसके अलावा स्टोन्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है, वेजिको यूरिथ्रिक रिफ्लक्स है और हाइड्रोनेफ्रोसिस है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करोगे? सबसे पहले आप हिस्ट्री लोगे, हिस्ट्री में सुप्राप्यूबिक पेन है तो सिस्टाइटिस है, फ्लैंक पे पेन है तो कहने का मतलब है कि पायलोनेफ्राइटिस होता है। डिसयूरिया, नोक्चूरिया, फ्रीक्वेंसी, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं किसके लिए? डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी और नोक्चूरिया, ये होते हैं सिस्टाइटिस के लिए होते हैं। ओके, लोअर यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, सीआरपी कराओगे, आपको एलिवेटेड मिलेगा। इंपॉर्टेंट है मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें 10 की पावर 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। फिर यूरिन डिपस्टिक टेस्ट कराओगे, उसमें आपको नाइट्राइट्स देखोगे, ब्लड को, डब्ल्यूबीसी को और प्रोटीन्स को देखोगे। फिर यूरिन का कल्चर करा लोगे, क्लियर, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लोगे, क्लियर, ऑलमोस्ट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या? निमोनिक के कीप्स होता है। ओवरऑल काज इक्वलाई होता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, लाइक पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है या वेजिको यूरिथ्रिक रिफ्लक्स है या हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उस केस में आपको क्या मिलेगा? सूडोमोनास है। बाकी क्लेप्सिला, प्रोटीज, स्टेफिलोकोकस, सैप्रोफाइटिकस बता चुका हूँ। वेज ऑफ कलेक्टिंग यूरिन फॉर द कल्चर, कल्चर के लिए आपको यूरिन कैसे कलेक्ट करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गंदा हो गया तो आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आपने क्लीन कैच मिड स्ट्रीम सैंपल लेना होता है, ठीक है, क्लीन सैंपल लेना है, स्टीराइल कलेक्शन बैग में जमा करना है। ओके, कैथेटराइजेशन से ले ओके, कैथेटराइजेशन से ले सकते हैं या सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन से ले सकते होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो नंबर 1 क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन, उसको कैच कर लिया, स्टीराइल कलेक्शन बैग है या फिर कैथेटराइजेशन है, फोलीज है या सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फीवर, चिल्स है, पेन एब्डोमेन और डिसयूरिया है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। इसके अलावा पायलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस इसी की टाइप होती है। तो ओके, अब इसका मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या करना है? अगर सिस्टाइटिस है तो आपने जो एंटीबायोटिक देनी है वो आपने देनी होती है अमोक्सिलिन या कोट्रिमोक्सासोल या नाइट्रोफेरेंटोइन। सी है निमोनिका कैन, ओके, सी से कोट्रिमोक्सासोल, ए से अमोक्सिलिन और एन से नाइट्रोफेरेंटोइन है। और अगर पायलोनेफ्राइटिस है तो आपने सेफ्ट्राइजोन देनी होती है या एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन देनी होती है। क्लियर, सही हो गया। तो मैनेजमेंट क्या होती है? एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दे दोगे, फ्लूइड की इंटेक करोगे। ओके, ओरल एंटीबायोटिक में वही अमोक्सिक्लेव, अमोक्सिलिन आ जाएगा, और आईवी में आपकी एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन है। एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन पायलोनेफ्राइटिस में होती है, जबकि सिप्रोफ्लोक्सासिन, अमोक्सिलिन और कॉट और नाइट्रोफुरेंटोइन ये आपके सिस्टाइटिस में इस्तेमाल होती है। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अपोप्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक का यूज करेगी अगर बच्चा 2 साल से नीचे है, उसको बार बार यूटीआई हो रहा है या उसको सीवियर वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स है, उस केस में आप इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वेम्स ट्यूमर है, बच्चों का ट्यूमर होता है, 5 साल से नीचे वालों में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल मैस होता है और इसमें ट्राइड रट्टा मालिना, हिमाचूरिया, एब्डोमिनल पेन और फीवर देखने को मिलता है। इसका दूसरा नाम है नेफ्रोब्लास्टोमा। वीम्स ट्यूमर होता है, वीम्स ट्यूमर के डिफरेंशियल्स के अंदर किडनी के आपको दूसरे ट्यूमर बताने पड़ेंगे कि यूनिलैटरल रीनल डिजेनेसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा या न्यूरोब्लास्टोमा। क्लियर, अब इसके लिए जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है हमारा वीम्स ट्यूमर्स के लिए वो अल्ट्रासाउंड होता है और एक्सरे एब्डोमेन करा लोगे, एक्सेल कैल्सिफिकेशन होती है और ये डायग्नोस्टिक भी होता है। बाकी कंफर्म करने के लिए कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन करा लोगे, और किडनी के लिए आप आईवीयू और एमआरआई भी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर ट्रांसपेरिटोनियल रेडिकल नेफ्रेक्टमी होती है और 5वें दिन से आपने कीमो स्टार्ट करनी है और 10वें दिन से आपने रेडियो स्टार्ट करनी होती है। क्लियर, सही हो गया। और जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है चिल्ड्रन में ओवरऑल बात करूँ तो वो कॉन्जेनाइटल मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा होता है, कॉन्जेनाइटल मीजोनेफ्रिक ब्लास्टोमा। लेकिन अगर बिलिग्नेंसी की बात करो, इन्फेंट में आपको न्यूरोब्लास्टोमा और बच्चों में 1 से लेकर 5 साल वाले बच्चों में वीम्स ट्यूमर, जबकि 1 साल वालों में, इन्फेंसी वालों में न्यूरोब्लास्टोमा। ओवरऑल कॉन्जेनाइटल मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा। अब हम एमसीक्यू पे आ जाते हैं। एक 6 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको जनरलाइज एडिमा है और ओलिगोयूरिया हुआ है। ओके, ओलिगोयूरिया 400 ml से कम यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है। यू विल आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट है, ठीक है। ओके, एडिमा मिल रहा है और ओलिगोयूरिया है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो नेक्स्ट टेस्ट आप कौन सा कराओगे? ओके,
यानी कंफर्मेशन के लिए। आई थिंक यहाँ पे इसने लिखा हुआ रीनल स्कैन, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक करूँगा। लेकिन जो रीनल स्कैन होता है DTPA होता है वो GFR को देखने के लिए, और जो DMCA स्कैन होता है वो सकारी को देखने के लिए होता है। 3 ईयर ओल्ड गर्ल है, ओके, उसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज ई कोलाई होता है। क्लेब्सिला, ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस, सुडोमोनास, स्टेफिलोकोकस सप्रोफाइटिकस आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद ऑलमोस्ट ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 12 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको जॉइंट पेन है, फीवर है और बटरफ्लाई रैश है। बटरफ्लाई रैश को हम बैलर रैश कहते होते हैं, सही है। उसके रीनल फंक्शन भी डिस्टर्ब है, ठीक है। बटरफ्लाई रैश SLE में देखने को मिलता होता है। हिनोश-शोलिन परपरा की जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होती है? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होती है। हिनोश-शोलिन परपरा एक इंपॉर्टेंट काज होता है, ये अपने र्यूमेटोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है। ये भी हीमाचूरिया वगैरह करा देता है। पाल्पेबल परपरा होती है, सही है। एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, आर्थ्राल्जिया देखने को मिलता है। नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा देखने को मिलता है। रिगार्डिंग द फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट, एक पेशेंट है जिसको एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेल्योर है, तो आपने कितना फ्लूइड देना होता है उसको, क्लियर। तो फ्लूइड कैलकुलेशन है, आई थिंक दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जो फ्लूइड कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वो कितना देना होता है आपने IV फ्लूइड्स 400 ml पर मीटर स्क्वायर पर डे है। साथ यूरिनरी आउटपुट को देखना होता है, लॉसेज इन स्टूल, वॉमिट और सक्शन है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये वाला आ जाएगा। बुक में 400 ही लिखा हुआ है, 400 ml है, जो कि इनसेंसिबल लॉस को कवर करता होता है। इसके साथ आपने यूरिन में, स्टूल में और वॉमिटिंग में कितना हो रहा है उसको आपने रिप्लेस करना होता है, 400 ml। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जो कि स्टीरॉयड थेरेपी से ठीक हो रहा है। अगर प्रेडिनिसोलोन से ठीक हो रहा है तो दैट मींस क्या है, वो मिनिमल चेन डिजीज है। मैंने कहा था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रेडिनिसोलोन और साइक्लोफॉस्फेमाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि मिनिमल चेंज डिजीज में लाइट माइक्रोस्कोपी में कोई फाइंडिंग नहीं आती, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मिनिमल चेंज डिजीज। अब हम MCQs विदाउट ऑप्शन पे आ जाते हैं। कोला कोलाड यूरिन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके तो बहुत सारे MCQs पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है और हाइपरक्लीमिया होता है। निमोनिक है मैड हैंगर, MAD हंगर, M से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, D से डिसलिपिडीमिया होगा, टैग का लेवल बढ़ जाएगा। हंगर, H से हाइपरक्लीमिया, हाइपरकैल्सीमिया होगा, U से यूरीमिया हो जाएगा जिसमें बन और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। N से क्या होगा, N से सोडियम और वाटर की रिटेंशन आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडीमा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ग्रोथ रिटार्डेशन आपको देखने को मिलेगी। E से इरिथ्रोपोइटिन फेलियर हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और R से रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी है। मैट हंगर होता है। और कितना फ्लूइड देते हो, 400 ml देते हो, प्लस फ्लूइड लॉस इन केस ऑफ यूरिन, स्टूल या वॉमिटिंग में, क्लियर। और अगर हाइड्रेशन इंप्रूव हो गया है, ओके, लेकिन यूरिन आउटपुट नहीं आया तो आपने फिरासिमेट देनी होती है, ओके, सही है। और अगर फिर भी यूरिन आउटपुट नहीं आया तो आपने डायलिसिस करना होता है, क्लियर। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, हाइपरक्लेमिया, आपने उसको मैनेज करना है, एसिडोसिस को मैनेज करना है, इन्फेक्शन को मैनेज करना है। ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गया। बेस्ट प्रोग्नोसिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो मिनिमल चेन डिजीज होता है, उसके लिए प्रेडनिसोलोन और साइक्लोफॉस्फेमाइड इस्तेमाल करते हैं। कोंजेनिटल अनोमली जिसमें वीक यूरिनरी स्ट्रीम होती है वो हाइपोस्पीडिया। हाइपोस्पीडिया में एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस वेंट्रल सर्फेस पे होता है। साथ में कोर्डी होता है, हुडेड फोरस्किन होती है, टेस्टिकुलर मैलडिसेंट होता है। हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, लिपिड्यूरिया, मैसिव प्रोटीन यूरिया, ओके, जनरलाइज्ड एडिमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रांसयूडेटिव प्लूरल फेन होती है, लेकिन एसाइटीज के बारे में बात करूं वो एक्सुडेटिव एसाइटीज होती है, ठीक हो गया। एक्सुडेटिव एसाइटीज का मतलब है कि जो होता है ना, कहने का मतलब है सीरम एल्ब्यूमिन एसाइटीज ग्रेडिएंट 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना। और प्रोटीन 2.5 से कम होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसकी वजह से पैरोटिनाइटिस हो गया है, SPP है। तो SPP के लिए आपने क्या देना होता है, आपने IV सिफोटैक्सिम या पिपारसिलिन टेजोबैक्टम देनी है और एल्ब्यूमिन देना होता है। चाइल्ड ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर है और रीनल फंक्शन 50% है, ओके। अगर रीनल फंक्शन 50% है तो इसको क्या लेबल करते होते हैं, इम्पेयर्ड करते होते हैं। MCQ पॉइंट है, क्या लेबल करते हैं उसको, इम्पेयर्ड लेबल करते होते हैं, ठीक है। और तकरीबन 3 महीनों तक होना चाहिए CKD लेबल करने के लिए, और GFR 60 ml पर मिनट से कम होनी चाहिए, क्लियर। इसके बाद C3 लेवल नॉर्मल होते हैं IgA नेफ्रोपैथी में, जबकि कम किस्म में होते हैं एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में, SLE वाले में कम देखने को मिलते हैं, क्लियर। ग्रोस हीमाचूरिया है, डाउन सिंड्रोम है और एब्डोमिनल मैस है जो कि मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है, ओके। एब्डोमिनल मैस जो कि मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा वो वीम्स ट्यूमर होता है। न्यूरोप्लास्टोमा मिड लाइन को क्रॉस कर जाती होती है, क्लियर। पाल्पेबल परपरा, आर्थराइटिस, एब्डोमिनल पेन, तो ये हिनोच शॉलिन परपरा होता है, हमें र्यूमेटोलॉजी में अच्छे से पढ़ना है, ठीक हो गया। हिनोच शॉलिन परपरा होता है, क्लियर, सही हो गया। अच्छा, हिनोच शॉलिन परपरा, ये इसको IgA वास्कुलाइटिस भी कहते होते हैं। 4 से लेकर 8 साल वाले बच्चों में देखने को मिलता होता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हिस्ट्री होती है, फिर इसके बाद आपको नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा देखने को मिलता है। पाल्पेबल परपरा होता है लेग्स पर, बटक्स पर, बैक ऑफ आर्म्स पे होता है। इसके अलावा ओलिगो आर्टिकुलर आर्थराइटिस होता है। GI में आपको पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, इंटरसेप्शन देखने को मिल सकती है। रीनल केस में हीमाचूरिया होता है। न्यूरोलॉजिकल केस में आपको क्या होगा, इंट्राक्रैनियल हैमरेज हो सकता होता है। और इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है उसमें आपको क्या चाहिए, दो चाहिए मिनिमम पाल्पेबल परपरा में से,
एज ऑफ ऑनसेट 10 साल से नीचे, बोवल अंजाइना लाइक पोस्ट पेरेंडियल पेन है, और बायोप्सी में इंट्राम्यूरल ग्रैन्युलोसाइट्स हो। इन 4 में से 2 चीज़ें चाहिए होती है। ट्रीटमेंट क्या होगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वंस अगेन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सपोर्टिव मैनेजमेंट देते होते हैं। ठीक हो गया? बाकी एंटीबायोटिक दे सकते हैं आप इस केस में, और क्या दे सकते हो आप? ओके, एंटीबायोटिक है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, प्रोटीन की, सोडियम की, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करते हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐड करते होते हैं, एस इनहिबिटर या एआरबीज। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ पेरोटिनाइटिस इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और अडल्ट में ई कोलाई होता है। रीनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, तो थ्रोट की वजह से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, और रूमेटिक फीवर भी हो जाएगा। नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो यही है आपकी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्लीप, तो रात के वक्त निकल जाना, वो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस होता है। 5 साल का तो नॉर्मल होता है, इसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एसबीपी इन चिल्ड्रन, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। अडल्ट में मोस्ट कॉमन काज ई कोलाई होता है। ट्रीटमेंट में आईवीसी फोर्टैक्सिन या सेफ्ट्राइजोन देते हैं, एल्ब्यूमिन देते हैं, या पिपार्सिलिन या टेजोबैक्टिन भी दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, तो वो मिनिमल चेंज डिजीज होता है। डार्क माइक्रोस्कोपी में कोई फाइंडिंग नहीं आती, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मिनिमल चेंज डिजीज। ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड है, प्रेडनिसोलोन, साइक्लोफॉस्फामाइड है। बाकी आप एआरबी दे सकते होते हैं। क्लियर? ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है। ओके, थ्रोट के इन्फेक्शन के 2 हफ्ते और स्किन के इन्फेक्शन के 6 हफ्तों के बाद आपको स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है, तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? सपोर्टिव होता है। एब्डोमिनल मास इन चिल्ड्रन है, ओके, और ट्राइड है, माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया का, एब्डोमिनल पेन का, फीवर का, मिडलाइन को क्रॉस नहीं करता, विम्स ट्यूमर होता है। ओके, और इसके लिए रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते होते हैं, कीमो 5वें दिन से और रेडियो 10वें दिन से स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरे कराओगे तो एक्सेल कैल्सिफिकेशन मिलती है, अल्ट्रासाउंड सेंसिटिव होता है, बाकी कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई इन चिल्ड्रन, तो वो ई कोलाई होता है। इसके लिए एंटीबायोटिक कौन से इस्तेमाल करेंगे? ई कोलाई के लिए सेफ्ट्रैक्सोन देते होते हैं, ई कोलाई के लिए। सही हो गया? अगर सिस्टाइटिस है तो आप क्या दोगे? स्कोट्रिमोक्सासोल, अमोक्सिसिलिन और नाइट्रोफिरेंटोइन।